अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। सब कहते हैं कि सोलर टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, लेकिन अब सोलर पैनल्स जा रहे हैं स्पेस में और दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें, बड़े बड़े ममालिक चाइना, जापान, अमेरिका और बरतानिया इस चीज़ की रेस में लगे हुए हैं कि हमने सबसे पहले खला में एक सोलर पार्क इंट्रोड्यूस करवाना है, लगाना है। लेकिन खला में सोलर पार्क लगाने का फ़ायदा क्या है? हम ये जानते हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज का सामना है और क्लाइमेट चेंज एक ऐसा अफरियत है जो कि इंसानों की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है और उसके लिए बहुत से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट इस वक्त दुनिया में तकमील के मराहिल में हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ ऐसे 7 प्रोजेक्ट्स की तरफ, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे और ये प्रोजेक्ट है कि हम स्पेस में सोलर पैनल्स क्यों लेकर जा रहे हैं। हमारा मुल्क क्लाइमेट चेंज से, जो 10 मुल्क हैं जो बहुत तेज़ी से क्लाइमेट चेंज की जद में आएंगे, उनमें से एक है। अगर आप पिछले 10 से 12 सालों का मुशाहिदा करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में वो वक्त जब से हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड करना शुरू किए, 7 गर्म तरीन साल इन 10 सालों में गुजरे हैं 2010 के बाद। अगर आप सी लेवल की बात करें तो 1880 तक जो गर्मी हुई ज़मीन में रिकॉर्डेड हिस्ट्री से, उसमें सी लेवल सिर्फ 20 सेंटीमीटर बढ़े। बर्फ़ इतनी पिघली कि 20 सेंटीमीटर ऊपर सी लेवल्स गए। लेकिन 1880 से लेकर 2100 तक ये सी लेवल 60 सेंटीमीटर बढ़ जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता हमारी आबो हवा में फैलती जा रही है। आज से 200 साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड 300 ppm एटमॉस्फेयर में थी, आज बढ़कर 422 ppm हो चुकी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पिछले 800,000 सालों में अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 800,000 सालों में कभी दुनिया में नहीं हुई जो कि इस वक्त है। इसका नुकसान हमारी ज़मीन को तो है ही है, लेकिन हमें भी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कॉग्निटिव जो कैपेबिलिटी है, समझने की जो स्किल है, उसको कम करती है, हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग को कम करती है। तो जो जो हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी, इंसान की स्पीशी उस तरीके से तू आहिस्ता आहिस्ता कम अकल होना शुरू हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, बिजनेस इनसाइडर ने बताया कि 2100 में हमारी जहानत 50% रह जाएगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने से रोका ना गया। आप कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के पैटर्न्स देख रहे हैं, तो आप देखें कि अमेरिका में कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के जो पैटर्न्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो जो काले रंग की स्टेट्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा CO2 हवा में फेंकी जा रही है और उसकी वजह से हमें मुस्तकबिल में स्ट्रेटजी बनाने में मसले आएंगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इनोवेशन में, इंफॉर्मेशन यूजेज में। ये बहुत बड़ी स्टडी है हार्वर्ड की। इन तमाम एरिया में हमें मसले आएंगे क्योंकि हमारा दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। मैं आपको एक और रिसर्च की तरफ लेकर चलता हूँ जो यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में की गई, और इस यूनिवर्सिटी में दिखाया गया कि नॉर्मल जब एयर किसी दिमाग को दी जाती है तो आपको उसका स्कैन दिखाया गया, और जब उसी एयर में, नॉर्मल एयर में तकरीबन 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ाई जाती है, 7.5% कर दी जाती है, तो आप देख सकते हैं कि आपको बीच वाला जो इमेज है थोड़ा सा रेडिश कलर का लग रहा है। लेकिन इसी इमेज को जब हम एक और ग्लास से देखते हैं, जाविये से देखते हैं, तो हमें पता चलता है रेड कलर का जो अब आपको इमेज नज़र आ रहा है कि इसमें कितनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ गई है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से, और हमारा दिमाग बॉयल हो रहा है इस वक्त एसिडिटी की वजह से। तो हम अकल में भी कम होते जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और ज़मीन के मौसम तो बदलेंगे। उसके साथ साथ तूफ़ान ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। एक स्टडी के मुताबिक पिछले चंद सालों में 400% हरिकेन्स, जो बावरोले होते हैं, बड़े बड़े जो तूफ़ान होते हैं, बावरोला मेरे ख्याल में सही वर्ड नहीं है,
जो बड़े बड़े तूफान होते हैं, कैटरीना हो गया, ये वो तूफान हैं जो कि 400% बढ़ चुके हैं पैसिफिक ओशन में। और इस वक्त जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका 73% इसलिए प्रोड्यूस होता है कि हमें एनर्जी चाहिए। तो पावर प्लांट से, एनर्जी इंडस्ट्री से 73% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो हमें अपनी एनर्जी की इंडस्ट्री को कंट्रोल करना होगा और इसके लिए इनोवेटिव आइडियाज़ लाने पड़ेंगे। जब हम सोलर पैनल्स की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की तरफ जाते हैं, तो इसमें कुछ कबाहतें हैं। मसलन एक कबाहत यह है कि बादल तकरीबन 25% के करीब सारी रेडिएशन जो सूरज से आ रही है उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं स्पेस में। तो 25% तो धूप हमारे पास पहुंचती नहीं है, और कुछ जगहों पर इसको 40% तक लिखा गया है। तो 25 से 40%, वैसे मैं 25% ही कहूँगा, तो 25% रेडिएशंस तो हम तक पहुँचती नहीं है सूरज की, बाकी रेडिएशंस हम तक पहुँचती हैं। तो यहाँ पर ही एनर्जी ज़ाया हो गई। और उसके बाद जब रात आती है तो सोलर पैनल्स काम नहीं करते। फिर साथ साथ जिन इलाकों में बारिशें होती हैं और हर वक्त मौसम अबर आलूद रहता है, जैसा यूरोप है, वहाँ पर तो सोलर पैनल्स का कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता। वहाँ पर तो एनर्जी आधी प्रोड्यूस होती है बनिस्बत मिडिल ईस्ट के और हमारे इलाकों के, जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये इलाके सोचने पर मजबूर हैं कि हमें सोलर पैनल्स को किसी तरीके से बादलों से और इस मौसमी तगयुरात से बचाना है। और उसका एक ही तरीका है कि हम उन्हें उठाएं और उठाकर उन्हें स्पेस में ले जाएं। स्पेस में अगर 10 किलोमीटर लंबा एक सोलर पैनल ले जाया जाए, तो मैं आपको रिसर्च भी दिखा रहा हूँ, और उसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रख दिया जाए, इसका मतलब यह है कि वो साकिन रहेगा, ज़मीन के साथ रोटेट नहीं करेगा, साकिन रहेगा। तो अब उस पर हर वक्त धूप पड़ती रहेगी, और उस पर जब धूप पड़ती रहेगी तो वो तकरीबन 570 टेरावाट ईयर्स एनर्जी देगा। टेरावाट ईयर्स एनर्जी का एक यूनिट है, और इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये कितनी ज़्यादा एनर्जी है। तो अगर मैं 1 टेरावाट ईयर्स की बात करूँ तो वो 1 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स के बराबर होता है। तकरीबन 10 अरब 10 बिलियन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। और ये इस वक्त जो अमेरिका की पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है उससे 6 गुना ज़्यादा है, सिर्फ 10 किलोमीटर का अगर आप सोलर पार्क स्पेस में लगा दें। अगर आप इस वक्त यूके की बात करें तो यूके की डिमांड इस वक्त 0.32 टेरावाट ईयर्स है। हम बात कर रहे हैं 570 टेरावाट की, जो कि स्पेस में 10 किलोमीटर का एक सोलर पार्क प्रोड्यूस कर सकता है। तो मैं बार बार इसे रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको इसकी ग्रेविटी का पता चले। जी हाँ, आप ये कहेंगे कि ये तो अभी बहुत दूर के ख्वाब हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या रिसर्च फर्दर हो चुकी हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि 570 टेरावाट हम ईयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यूके को 0.32 टेरावाट पर ईयर चाहिए। अब आपका सवाल पहला ये हो सकता है कि जी ठीक है, आपने एनर्जी तो स्टोर कर ली, किसी तरीके से आप ले गए सोलर पैनल्स, एनर्जी स्टोर कर दी, ज़मीन पर एनर्जी कैसे आएगी? तो इस पर कैलटेक यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली एक बहुत धमाकेदार रिसर्च की है और एक टेक्नोलॉजी बनाई है, और उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन्होंने माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हुए और फिर लेज़र का भी इस्तेमाल किया गया है, एनर्जी को यानी बिजली को स्पेस से एक ज़मीन के कमरे तक मुंतकिल किया है। और वो टारगेटेड एनर्जी है, उसे आप कहीं भी घुमा सकते हैं, तो उतने हिस्से में बिजली आना शुरू हो जाएगी। सिर्फ आपको एक एंटीना चाहिए होगा जो कि उस माइक्रोवेव को रिसीव कर सके। तो बिजली की तरसील स्पेस से ज़मीन तक अब कोई मसला नहीं रहा है, इस पर टेक्नोलॉजी डेवलप की जा चुकी है। और मैं आपको यहाँ पर ये रिसर्च पेपर आर्टिकल एक दिखा रहा हूँ जिसमें आपको पता होगा, और हमने इस पर बहुत से वीडियोज़ भी बनाई है। मैंने इस पर स्पेशली एक वीडियो बनाई है कि किस तरीके से ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया है और ज़मीन तक बिजली आ गई। तो अब ज़मीन पर जब बिजली आएगी तो उसको रिसीव करने के लिए हमें बहुत से माइक्रोवेव एंटीनास चाहिए। अब इतने ज़्यादा माइक्रोवेव एंटीनास लगाने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए। तो एनर्जी की ट्रांसमिशन के लिए जो रिसीवर्स हमें चाहिए वो तकरीबन 20 स्क्वायर किलोमीटर के करीब होंगे इस प्रोजेक्ट में, और उससे 20 स्क्वायर किलोमीटर अगर एक रिसीवर की जगह होगी जिसमें मल्टीपल एंटीनास लगे होंगे, 20 स्क्वायर किलोमीटर, तो 1 गीगावाट एनर्जी रिसीव कर सकेंगे। तो अगर हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसीव करनी तो हमें 20 स्क्वायर किलोमीटर के मल्टीपल
इस किस्म के स्टेशंस बनाने होंगे। और अब ये सोचा जा रहा है कि बेहतरीन जगह इन स्टेशंस को बनाने के लिए समंदर है, जहाँ पर इस किस्म के एंटीना के नेट्स बिछा दिए जाएं और वो फ्लोट करते रहें समंदर के ऊपर, और वो एनर्जी इकट्ठी करते रिसीव करते रहें और हम तक ट्रांसमिट करते रहें। इसके साथ साथ अब आपका दूसरा सवाल, ये सवाल तो हो गया कि ज़मीन तक आएगी कैसे और आगे कैसे रिसीव करेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन दूसरा सवाल ये होगा कि स्पेस में सोलर पैनल बनाना, यार कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो दीवाने के ख्वाब हैं, जो कि अमूमन हमें अपनी वीडियोस पर सुनने को मिलता है। लेकिन जो चीज़ 20 साल दूर है आज से, वो आज सोची जाएगी, वो 30 साल पहले सोची जाएगी, तभी वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें सोची जाती हैं वही इंसान बनाता है। इंसान वो चीज़ नहीं बना सकता जिसको वो सोचता नहीं है। तो हम चलते हैं स्पेस एक्स की तरफ। स्पेस एक्स ने रिसेंटली कई ऐसे तजर्बात किए हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अब इसकी स्पेस में जाने की कॉस्ट, किसी भी मटेरियल को स्पेस में ले जाने की कॉस्ट बहुत कम होगी। एक तो उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि स्टारशिप लॉन्च से कनेक्टेड है, जिस पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए भी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं हुई। उन्हें कामयाबी मुतवक्का है। तो $5,000 पर केजी, $5,000 पर केजी कॉस्ट आएगी किसी भी मटेरियल को स्पेस में लेकर जाने की। तो ये कॉस्ट इस वक्त बहुत कम होगी है, लेकिन फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा कम होगी। और इसके साथ साथ रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, जो स्पेस एक्स ने कई मरतबा एक्सपेरिमेंट कर दिए हैं और उन्होंने दिखा दिया कि हम किस तरीके से व्हीकल्स को दोबारा ज़मीन पर ला सकते हैं, उन्हें दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से भी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आया है। एक सवाल सोचने का ये भी है कि जब हम सोलर पैनल्स ज़मीन के बाहर लेके जा रहे हैं, तो उससे ज़मीन के गिर्द जो कूड़ा करकट है उसका क्या बनेगा। जो जंक है ज़मीन के गिर्द, जो पहले ही बहुत बुरे तरीके से ज़मीन को मुतासर कर रहे हैं, ये एक वैलिड सवाल है जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है कि इसका कार्बन प्रिंट क्या होगा, और इस पूरी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन की एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। तो अब एक कंपनी है मेटासेट जो कि इस पर काम कर रही है, और उनकी टेक्नोलॉजी क्या है वो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इस बात पर काम कर रहे हैं कि हम किस तरीके से मिनिमम कार्बन प्रिंट के साथ इन सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज सकते हैं। तो मेटासेट की आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, गूगल करें तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। 25 सोलर पावर सैटेलाइट्स ये भेज रहे हैं, यूके की कंपनी, और यूके इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा है। तो 25 सोलर पावर सैटेलाइट्स जो हैं वो ये स्पेस में भेज रहे हैं, और इनका एक सैटेलाइट 2 गीगावाट पावर जनरेट कर सकता है जो ज़मीन पर वापस भेजिएगा। तो 50 गीगावाट बहुत बड़ा। 2 बड़ी टर्बाइंस, फ्रेम 5 की जो टर्बाइंस होती हैं वो तकरीबन 36 ऑन एवरेज, जो प्रैक्टिकली अगर देखें 35-36 मेगावाट दे रही होती हैं। तो अगर मैं 3 कर लूँ तो प्रैक्टिकली वो 50-55 के करीब मेगावाट के करीब फ्रेम 5 की, जो लोग टेक्निकल टर्म समझते हैं वो समझ चुके होंगे, जनरल इलेक्ट्रिक की जो टर्बाइंस है वो ये काम कर रही होती हैं। तो ये जो 25 सैटेलाइट है ये 50 मेगावाट, 620 विंड टर्बाइंस चाहिए, इतना ज़्यादा अगर आपने पावर प्रोडक्शन ज़मीन पर करनी है। और इनका ये प्लान है कि ये 60 सालों तक इसे ऑपरेटिव रखेंगे और इससे बिजली हासिल करेंगे। और उसके साथ साथ यूके का पॉलिसी डॉक्यूमेंट ये भी कहता है कि इन्होंने 2040 की दिहाई में 30% तक अपनी जो एनर्जी है वो स्पेस से हासिल करनी है। और सिर्फ यूके ही नहीं कहता, बल्कि चाइना इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अमेरिका ने थोड़ा सा स्लो काम शुरू किया, लेकिन अभी अमेरिका ने पूरा एक वाइट पेपर जारी किया है जिसमें वो इसको रीविज़िट करने जा रहे हैं। उसने अमेरिका ने बीच में बंद कर दिया था, वो रीविज़िट करने जा रहे हैं, और वो भी स्पेस में जो सोलर पार्क्स हैं वो लगाने जा रहे हैं। जापान इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, रशिया भी कुछ काम कर रहा है, लेकिन वो हमें इतना मालूम नहीं है। तो मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमें भी इस पर काम करना चाहिए। हमारी जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं और अगर थिंक टैंक्स हैं जो कि सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं, ICT है, यूनिवर्सिटी है, उनको भी सोचना चाहिए कि वो सैटेलाइट्स तो स्पेस में भेज रहे हैं, लेकिन स्पेस में किस तरीके से हम इस किस्म के छोटे पार्क्स लगा सकते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ज़मीन पर, ताकि हमारे लिए भी बिजली और एनर्जी एक फ्यूचर का बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे हमने भी निपटना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।